गाइस व्हाट्सअप। तो आज हम लोग बात करेंगे ट्यूबरक्लोसिस की। इसके बेसिकली पैथोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डिस्कस करेंगे। ट्यूबरक्लोसिस आपको हर एक टॉपिक और हर एक सब्जेक्ट में मिल जाएगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे इसको। तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो ये इफेक्ट करता है 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को इफेक्ट करता है। 2 मिलियन डेथ हर साल इसके कारण से होती है। 9 मिलियन केसेस इसके हर साल आते हैं। 95% जो है डेवलपिंग वर्ल्ड पे होता है, ठीक है ना। और अंडर प्रिविलेज पॉपुलेशन में ज़्यादा होता है। क्यों उसके कारण होते हैं कि ओवर क्राउडिंग हो गया, पॉवर्टी हो गया, माल न्यूट्रिशन हो गया, पॉपुलेशन एक्सपोजर हो गया, सोशल डिस्ट्रीज हो गया। तो ये सब कम्युनिटी वाला के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो सिंस 1985 इंसिडेंस इज इंक्रीजिंग ड्यू टू एज, डायबिटीज़, इम्यूनोसप्रेस पेशेंट्स, डायबिटीज़ मतलब कि इम्यूनोसप्रेस पेशेंट जो कि डायबिटीज़ के साथ एसोसिएटेड है और ड्रग रेजिस्टेंस के कारण से थोड़ा सा इसका इंसिडेंस बढ़ने लगा है, ठीक है ना। तो ट्यूबरक्लोसिस आखिरकार है क्या? हाईली कम्युनिकेबल डिजीज़ है पहली बात। द क्रोनिक नेचर ऑफ डिजीज़ जो होता है, द एबिलिटी टू रिमेन अलाइव फॉर ईयर्स, रिलेटिवली हाई रिएक्टिवेशन रेट। क्रोनिक नेचर अगर इसका डिजीज़ करा तो ये ज़्यादा दिनों तक मतलब कि अलाइव रहेगा ठीक है ना। तो इसकी जो अलाइव जो होगा ज़्यादा ईयर्स तक रहेगा। और इसका जो इंसिडेंस मतलब कि रिलेटिवली हाई इसका जो है रिएक्टिवेशन रेट रहेगा। द इमरजेंस ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस स्ट्रेन, इसमें क्या होगा कि कुछ ड्रग रेजिस्टेंट आपको स्ट्रेन्स मिलने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। कुछ आजकल की मतलब कि टाइम में ड्रग रेजिस्टेंस में बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो बहुत सारे MDR, XDR, TB ये सब पढ़े होंगे आपने अपने फार्मा पढ़ा होगा। तो एसोसिएटेड विद TB और HIV इन्फेक्शन, एसोसिएशन ऑफ TB को एसोसिएट कर सकते हैं HIV इन्फेक्शन के। आजकल TB HIV इन्फेक्शन के साथ एसोसिएटेड हो जाता है। तो आजकल इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स पे इसलिए TB का जो है इंसिडेंस ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो माइक्रोबायोलॉजी अगर आप TB की देखें तो माइकोबैक्टीरिया लाइक फंगस लाइक बैक्टीरिया में होता है, ठीक है ना। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस में से कारण से ये होता है। ये फैकल्टेटिव इंट्रासेलुलर बैसिलाई है, ऑब्लिगेट एरोब है, ठीक है। नॉन मोटाइल, नो टॉक्सिन, नो स्पोर्स, कुछ नहीं होता है इसके पास। माइकोलिक एसिड वर्क्स इन सेल वॉल होता है, डू नॉट स्टेन इजली, रेजिस्ट डीकलराइजेशन बाय एसिड, AFB होता है। एसिड फास्ट बैसिलाई, कार्बोल टाइप होता है ये। और एसिड एंड अल्कोहल फास्ट होता है ये, ठीक है ना। एसिड अल्कोहल फास्ट होता है, ठीक। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और माइक्रोबैक्टीरियम बोविस होती है। और ये टिपिकल ट्यूबरक्लोसिस वाले बैक्टीरिया होते हैं। तो माइकोबैक्टीरियम एवियम इंट्रासेलुलर जो कि एड्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे स्प्रेड कैसे होता है, इस डिजीज़ का स्प्रेड कैसे होता है, ठीक है ना। डिजीज़ कैसे फैलती है, तो स्प्रेड कैसे होता है। पहली बात तो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के कारण से फैल सकता है, ठीक है ना। इन्फेक्टेड बैसिलाई आर एरोसोलाइज्ड बाय कफिंग। इन्फेक्टेड जो बैसिलाई होती है वो कैसे मतलब कि बाहर आती है, एरोसोलाइज्ड बाय कफिंग के कारण से बाहर आ जाती है। स्नीजिंग होने लगती है, स्पीकिंग पे बाहर आती है। देर में भी 3000 इन्फेक्शियस न्यूक्लियाई पर कफ, ठीक है ना। 3000 से ज़्यादा इन्फेक्शियस मतलब कि 3000 तक इन्फेक्शियस न्यूक्लियाई हो सकते हैं हर कफ के साथ इन एक्टिव, अगर जब एक्टिव स्टेट हो डिजीज़ का, ठीक है ना। स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन डिपेंड्स अपॉन इन्फेक्शन का स्प्रेड किस पे डिपेंड करता है। इंटीमेसी एंड ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट, कितना ज़्यादा क्लोज इंसान उसके रहा है या उसका कितना एक्सपोजर, कितनी देर के लिए एक्सपोजर हुआ है इस इंसान का। डिग्री ऑफ इन्फेक्शियसनेस ऑफ द केस, कितना देर तक डिग्री उसका जो केस है, कितना डिग्री उसको इन्फेक्शन अभी है, जैसे ख़त्म होने वाला है या शुरू हुआ है जस्ट, या हाईएस्ट अपने उस पर हाईएस्ट इंसिडेंस मतलब कि पीक पे है वो। तो उस हिसाब से देखते हैं। इन्वायरमेंट ऑफ कॉन्टैक्ट, क्या इन्वायरमेंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, होस्ट फैक्टर्स के क्या है, ठीक है ना। तो ये बात समझने की कोशिश करेंगे। what happens with the very first exposure to mycobacterium tuberculosis। पहले एक्सपोजर के साथ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस पे क्या होता है। पैथोजेनेसिस ऑफ TB इन अ प्रीवियसली अनएक्सपोज्ड इम्यूनो कॉम्पिटेंट पर्सन डिपेंड्स ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एंटी माइक्रोबियल सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। यहाँ क्या होता है, अगर जिसको प्रीवियस इन्फेक्शन नहीं है और बंदा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब एक्सपोजर होगा TB का बल्कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का, तो ये सेल मीडिएटेड CMI प्रेजेंट करेगा। तो CMI में क्या क्या होते हैं, CD8 T सेल्स होते हैं, CD4 T सेल्स होते हैं। एक साइटोटॉक्सिक मतलब वो मीडिएटेड डैमेज करा देता है, ठीक है ना। CD8 T सेल्स होते हैं। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रिजल्ट्स इन रेजिस्टेंस टू बैक्टीरिया, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, CMI क्या करता है कि रेजिस्टेंस टू बैक्टीरिया डेवलप करता है। हाइपरसेंसिटिविटी टू द माइकोबैक्टीरियल एंटीजन, हाइपरसेंसिटिविटी इसके अगेंस्ट डेवलप करता है माइकोबैक्टीरियल एंटीजेंस के अगेंस्ट, और रेजिस्टेंस टू बैक्टीरिया प्रोवाइड करता है, ठीक। तो सेल्स क्या क्या इन्वॉल्व होंगी पैथोजेनेसिस में, TB के पैथोजेनेसिस में, तो समझने की कोशिश करेंगे। मेनली इन्फ्लेमेटरी सारी सेल्स होगी। तो कौन कौन सी इन्फ्लेमेटरी सेल्स होगी,
ठीक है। तो इम्यूनिटी टू माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस प्राइमरी मीडिएटेड बाय TH1 सेल। TH1 सेल के कारण से प्राइमरीली ये मीडिएटेड होती है अपनी इम्यूनिटी। और TH1 सेल स्टिमुलेट मैक्रोफेजेस टू किल द बैक्टीरिया। TH1 सेल जो है स्टिमुलेट करेंगे मैक्रोफेजेस को तो बैक्टीरिया को किल करने के लिए TH1 ही सेल जो है स्टिमुलेट करेगी। द इम्यून रिस्पॉन्स हैव हाउएवर कम्स एट द कॉस्ट ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। जो इम्यून रिस्पॉन्स है लेकिन किसके कॉस्ट पे आता है, मतलब उसको क्या, मतलब कि क्या चाहिए होगा ताकि वो ये इम्यून रिस्पॉन्स आए, तो वो कॉस्ट पे आता है, हाइपर सेंसिटिविटी के कॉस्ट पे आता है। एंड अकम्पनिंग टिश्यू डिस्ट्रक्शन, और उसके साथ कंपनी क्या करता है टिश्यू डिस्ट्रक्शन को कंपनी करता है, ठीक है ना। इम्यून रिस्पॉन्स हाउएवर कम्स एट द कॉस्ट ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी एंड अकम्पनिंग टिश्यू डिस्ट्रक्शन। वहाँ पे किसको कंपनी करेगा, टिश्यू डिस्ट्रक्शन के साथ वो कंपनी होगा। द इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है कंपनी करता है, ठीक है ना। ठीक, तो ये नेक्स्ट बात करेंगे पैटर्न्स ऑफ इन्फेक्शन। इसके पैटर्न्स ऑफ इन्फेक्शन क्या क्या होते हैं। तो एक प्राइमरी टीबी होगा, एक सेकेंडरी टीबी होता है, एक कैविटेटरी टीबी भी होता है, ठीक है ना। तो प्राइमरी टीबी की बात करेंगे, सी इज एन इनिशियल इन्फेक्शन। ये इनिशियल इन्फेक्शन होता है, यूजली इन चिल्ड्रेन होता है। तो एसोसिएटेड विद गोन्स कॉम्प्लेक्स। गोन कॉम्प्लेक्स की मैंने बात कर चुकी है। उसमें क्या होता है, एक प्राइमरी फोकस होता है पोर्टल ऑफ एंट्री पे। पोर्टल ऑफ एंट्री पे टिश्यू के पोर्टल ऑफ एंट्री पे एक प्राइमरी फोकस होता है जो कि लिम्फेटिक से एसोसिएटेड होता है। बाद में जाके हाइलाइट लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट कर लेता है। तो उसी पूरे कॉम्प्लेक्स को क्या कहते हैं, गोन्स कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इन नियरली ऑल केसेस दीज ग्रैन्युलोमास रिजॉल्व एंड देयर इज नो फर्दर स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन। ये इन कुछ केसेस में, नियरली सारे ही केसेस में जो ग्रैन्युलोमास होते हैं रिजॉल्व कर जाते हैं। देयर इज नो फर्दर स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन, मतलब कि लगभग ये केसेस पे रिजॉल्व हो जाता है और फर्दर स्प्रेड नहीं होता है। अब सेकेंडरी टीबी क्या होता है। सेकेंडरी टीबी में सीन मोस्टली इन एडल्ट्स एंड एज अ रिएक्टिवेशन ऑफ प्रीवियस इन्फेक्शन, और ये इन्फेक्शन पर्टिकुलरली व्हेन हेल्थ स्टेटस डिक्लाइंस। यहाँ क्या होता है कि जब बच्चों में प्राइमरी टीबी तो बच्चों में था, ये मोस्टली एडल्ट्स में होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, रिएक्टिवेशन हो जाता है, क्योंकि अगर आपको जैसे टीबी हो गया कि बच्चे में, तो अगर बाद में ये रिएक्टिवेट कर सकता है और प्रीवियस इन्फेक्शन वहाँ पे कुछ होता है सिस्टम मैकेनिज्म, अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन हुआ तो रिएक्टिवेशन हो जाएगा, या री इन्फेक्शन हो गया किसी बंदे से, फिर से उसको री इन्फेक्शन हो गया, अगर हेल्थ स्टेटस डिक्लाइन मतलब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो गया एक तरीके से, ठीक है ना। द ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन इज मच मोर फ्लोरिड एंड वाइड स्प्रेड। अभी क्या होगा यहाँ पे पहली बार तो माइकोबैक्टीरियल के एंटीजेंस बन गए थे। अब यहाँ पे क्या होगा, जो ग्रैन्युलोमेटस जो रिएक्शन होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, मोर फ्लोरिड होगा, मोर वाइड स्प्रेड होगा, तो इसका जो है ये ज़्यादा खतरनाक होगा, ठीक है ना। ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। टिपिकली द अपर लोब्स आर मोर अफेक्टेड एंड कैविटेशन कैन ऑकर, ठीक है ना। अपर लोब्स इसके ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं लंग्स में, और कैविटेशन भी हो सकता है इसमें लंग्स में, ठीक है ना। तो इसकी पैथोजेनेसिस की अपन बात करते हैं। पैथोजेनेसिस की पहली बात तो ये टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, ठीक है। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या करेगा, टी सेल्स को स्टिमुलेट करेगा, TH1 सेल्स को। बेसिकली TH1 सेल्स होते हैं, ठीक है। TH1 सेल्स क्या करेंगे, मैक्रोफेजेस को स्टिमुलेट करेंगे, ग्रैन्युलोमा फॉर्मेशन होगा, ठीक है। क्रेजिएटिंग ग्रैन्युलोमा होता है, यहाँ पे केशियस नेक्रोसिस होती है, केशियस नेक्रोसिस, और यहाँ पे क्रेजिएटिंग ग्रैन्युलोमा बेसिकली होता है, क्रेजिएटिंग ग्रैन्युलोमा, ठीक है ना। एक्टिवेटेड जो मैक्रोफेजेस होते हैं उसको एपिथेलियोइड सेल कहते हैं, एपिथेलियोइड सेल भी फॉर्म होंगे, ठीक है। रिमेन वाइबल इनसाइड माइक्रोफेजेस, माइकोलिक एसिड वैक्स कोट रिमेन्स, मतलब कि माइक्रोफेजेस के अंदर ये वाइबल रहेगा माइकोलिक एसिड वैक्स कोट के कारण। तो माइकोबैक्टीरियम टीबी एंटीजन क्या करेगा, इंटरल्यूकिन 12 की हेल्प से TH सेल बनाएगा। TH1 सेल बेसिकली इंटरल्यूकिन 12 की वजह से, और इंटरल्यूकिन 2 और इंटरफेरॉन गामा की वजह से माइक्रोफेजेस का स्टिमुलेशन करेगा, इंटरल्यूकिन 2 और इंटरफेरॉन गामा। और ये क्या करेगा, जो बाद में एपिथेलियोइड माइक्रोफेजेस बनाएंगे, जो कि बाद में ग्रैन्युलोमा फॉर्मेशन के लिए हेल्प करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं लेयर्स ऑफ ट्यूबरकुलर ग्रैन्युलोमा। इसके लेयर्स क्या क्या होते हैं। तो पहले तो सेंट्रल केशियस नेक्रोसिस होगी, उसके बाद एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस होंगे जो एपिथेलियल सेल्स होंगे, एपिथेलियोइड सेल्स होंगे। फिर राउंड टाइट कलेक्शन ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी सेल। तो उसमें क्या होंगे इन्फ्लेमेटरी, कुछ क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स आते हैं जो कि आपके लिम्फोसाइट्स बेसिकली होते हैं, लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल्स, ठीक है ना। और फिर लैगेंस जाइंट सेल होते हैं, क्योंकि जो एपिथेलियोइड सेल्स होते हैं वो जॉइन आपस में फ्यूज कर जाएंगे तो एक जाइंट सेल का फॉर्मेशन करेंगे, उसी को लैगेंस जाइंट सेल कहते हैं। तो इसका मैं और क्या क्या इसमें होता है, लेयर्स ऑफ फाइब्रोब्लास्ट का लेयर्स होता है, ठीक है। हीलिंग में कोलाजिनस डिपोजिशन या फाइब्रोब्लास्ट का लेयर्स बन जाते हैं, और डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन हो जाता है हील केसेस में, ठीक है ना। तो इसी का डायग्राम है कि सेंट्रल केशियस नेक्रोसिस आपको देखने को मिल रहा है, ये एपिथेलियोइड सेल्स हैं आपके, ठीक है ना। एपिथेलियोइड सेल्स हो गए आपके, ये लिम्फोसाइट्स होंगी, ठीक है ना। और ये जो जॉइंट सेल होंगे आपस में फ्यूज करके कुछ एपिथेलियोइड सेल को जॉइंट सेल का फॉर्मेशन कर दिया, और ये हो गया आपकी फाइब्रोसिस पूरा साइड में, ठीक है ना। तो प्राइमरी टीबी क्या होता है, इसका प्राइमरी टीबी में फिर से मैं बात करूं कि इसमें क्या होता है, बेसिकली नॉन इम्यूनाइज इंडिविजुअल्स में होता है, चिल्ड्रन में होता है। प्राइमरी टीबी जो सेल्फ लिमिटेड डिजीज होता है, इसको कुछ मतलब कि अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो गोन्स फोकस बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, प्राइमरी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। प्राइमरी प्रोग्रेसिव टीबी जो होता है
मिलियरी टीबी होता है जो प्रोग्रेसिव कर जाता है, जो भैया वो डिसमिनेट कर गया कहीं और चला गया, तो मिलियरी प्राइमरी प्रोग्रेसिव टीबी हो गया। तो उसमें मिलियरी टीबी हो सकता है, टीबी मेनिंजाइटिस हो सकता है, और कॉमन इन मालन्यूरिश्ड चिल्ड्रन में ज़्यादा होता है, और 10% ऑफ एडल्ट में होता है, इम्यूनोसप्रेस्ड इंडिविजुअल्स में होगा, ठीक है ना। 10% ऑफ एडल्ट में भी हो सकता है और इम्यूनोसप्रेस्ड इंडिविजुअल्स में भी हो सकता है, इम्यूनोसप्रेस्ड इंडिविजुअल्स में और 10% ऑफ एडल्ट में ये हो सकता है, ठीक है ना। सेकेंडरी टीबी क्या होता है भाई? सेकेंडरी टीबी की मैं बात कर चुका है, एडल्ट्स में बेसिकली मोस्ट कॉमन होता है। तो पोस्ट प्राइमरी इम्यूनाइज्ड इंडिविजुअल्स, ठीक है, पोस्ट प्राइमरी होता है रीएक्टिवेशन के केसेस में हो या री इन्फेक्शन हो जाए किसी भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज बंदे में, तो कैविटेटरी ग्रेनुलोमेटस रिस्पॉन्स होगा, ज़्यादा मतलब कि हायर ग्रेनुलोमेटस रिस्पॉन्स देगा ये। रीएक्टिवेशन री इन्फेक्शन हो सकता है 10 to 15% ऑफ द पेशेंट्स में। एपाइकल लोब्स होंगे ज़्यादा इन्वॉल्व, अपर पार्ट्स ऑफ लोअर लोब्स ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। केसिएशन कैविटी सॉफ्ट ग्रेनुलोमा बन जाएगा, और पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी हो सकता है। वेन से ये क्या करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल टू होल बॉडी, कहीं किसी भी बॉडी में चला जाएगा। आर्टरी से मिलियरी स्प्रेड देगा विद इन द लंग्स, ठीक है ना, ये लंग्स पे चला जाएगा, मतलब कि मिलियरी स्प्रेड करवा देगा, ठीक है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल टू होल बॉडी, ठीक है ना, वेन्स में। और मोस्ट कॉमन इन मेल्स होता है 30 से 50 साल की एयर में, स्लोली प्रोग्रेसिव होता है सेवरल मंथ्स के लिए। और कफ स्पोटम, लो ग्रेड फीवर, नाइट स्वेट्स, फैटीग, वेट लॉस, ये सब इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। इवनिंग कफ होता है 2 हफ्तों के लिए, तो ये सब जो अगर आपने पढ़ा होगा मेडिसिन में, ठीक है ना, तो ये सब उसका मतलब ये होता है, ठीक है ना, क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। कफ स्पूटम हो गया, लो ग्रेड इवनिंग राइज फीवर हो गया, नाइट स्वेट्स हो गया, फैटीग हो गया, वेट लॉस हो गया, तो ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। क्या क्या होता है? कफ स्पूटम, लो ग्रेड फीवर, नाइट स्वेट, फैटीग, वेट लॉस। नेक्स्ट अपन बात करेंगे हीमोपोटाइसिस। इसमें हीमोपोटाइसिस भी हो सकता है, प्लेराइटिक पेन भी हो सकता है। सीवियर डिजीज़ में, सीवियर के फॉर्म्स के डिजीज़ में हीमोपोटाइसिस, प्लेराइटिक पेन भी देखते हो, ठीक है। तो लंग्स में क्या दिखेगा? मिलेट लाइक ग्रेन देखेंगे, एक्सटेंसिव माइक्रो स्प्रेड देखोगे तुम, थ्रू ब्लड और ब्रोंकियल स्प्रेड देख लोगे, और लो इम्यूनिटी होता है। पल्मोनरी और सिस्टमिक टाइप्स होते हैं, ठीक है ना, पल्मोनरी या सिस्टमिक टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है ना। मिलेट लाइक ग्रेन होगा ये लंग्स में। मिलियरी टीबी में लंग्स फाइंडिंग्स होंगे, लंग फाइंडिंग्स, ठीक है ना। क्या होगा कि मिलेट लाइक ग्रेन होंगे, एक्सटेंसिव माइक्रोस्प्रेड हो गए, थ्रू ब्लड ब्रोंकियल स्प्रेड, लो इम्यूनिटी, पल्मोनरी सिस्टमिक टाइप्स। अब कैविटेटरी टीबी क्या है? कैविटेटरी टीबी क्या है? व्हेन नेक्रोटिक टिश्यू इज कफ्ड, ठीक है ना, जब नेक्रोटिक टिश्यू जो है कफ्ड अप होता है, कैविटी बन जाती है, ठीक है। कैविटेशन इज टिपिकल फॉर लार्ज ग्रेनुलोमा, ठीक है। लार्ज ग्रेनुलोमा होगा तो वहाँ पे कैविटेशन आ जाएगी। कैविटेशन इज मोर कॉमन इन द सेकेंडरी रीएक्टिवेशन ऑफ द टीबी। सेकेंडरी रीएक्टिवेशन के लिए में कॉमन होता है, यूजुअली अपर लोब्स में होता है, ठीक है ना। अब इसकी डायग्नोसिस कैसे करोगे? डायग्नोसिस कैसे बनाओगे? इसके क्लिनिकल फीचर्स के कन्फर्मेटरी तो नहीं होते। जेडन स्टेन अगर लगाओगे तो 60% सेंसिटिविटी देता है। रिलीज ऑफ एसिड फास्ट बेसिलाई फ्रॉम द कैविटी इज इंटरमीडिएट, ठीक है ना। तो रिलीज कराएगा एसिड फास्ट बेसिलाई का, कैविटीज़ में इंटरमीडिएट होता है। एटलीस्ट 2 नेगेटिव स्मीयर्स टू अश्योर लो इन्फेक्टिविटी, 2 नेगेटिव स्मीयर्स चाहिए टू अश्योर करने के लिए लो इन्फेक्टिविटी है। तो कल्चर मोस्ट सेंसिटिव और स्पेसिफिक होता है इसके लिए। PCR लगा सकते हैं, PPD लगा सकते हैं। क्लिनिकल एक्टिविटी, एक्सपोजर टू समटाइम इन लाइफ। और इसके अलावा CB NAT एक नया मेथड आया है, ठीक है ना। तो मेथड्स टू डायग्नोस TB, तो डेमोन्स्ट्रेट बेसिलाई कर दो, कल्चर कर दो, मॉलिक्यूलर टेक्निक्स लगा दो, ट्यूबरकुलिन टेस्ट कर दो। सेरोलॉजी जो है इसमें रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है ना। अब इसका स्पेसिमेन कलेक्शन कहाँ से करोगे? पल्मोनरी स्पेसिमेन कलेक्शन क्या लोगे? इसका स्पूटम ले लोगे, ब्रोंकियल बायोप्सी कर दोगे, ब्रोंकियल लवाज ले लोगे, ठीक है ना, गैस्ट्रिक लवाज ले लोगे। एक्स्ट्रा पल्मोनरी क्या करोगे? ब्लड, यूरिन, फीसेस, CSF, बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है ना, ये सब ले लोगे, एस्पिरेट कर लोगे, ठीक है ना। तो ये सब होता है इसके मतलब क्या से स्पेसिमेन कलेक्शन क्या क्या रहेंगी तुम्हारी, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी प्रिवेंशन कैसे करोगे भाई? BCG वैक्सीन होती है इसके लिए। प्रिवेंटिव कीमोथेरेपी कर दो। और बेसिस ऑफ कंट्रोल इसका क्या क्या हो सकता है कि प्रॉम्प्ट अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटिंग विद शॉर्ट कोर्स ऑफ डायरेक्टली ऑब्जर्व कीमोथेरेपी। शॉर्ट कोर्स इसका मतलब कि अर्ली डिटेक्शन करके शॉर्ट कोर्स के लिए दवाई चला दो। और एडुकेशन ऑफ सेल्फ एक्टिव केसेस एंड ट्रीटमेंट, एडुकेशन करो कि एक्टिव केसेस का और उसका ट्रीटमेंट दे दो। PPD पॉजिटिव इन हाई रिस्क ग्रुप शुड बी ट्रीटेड विद प्रोफाइलैक्सिस। जो PPD पॉजिटिव हैं होते हैं और हाई रिस्क के लिए होते हैं हाई रिस्क ग्रुप के लिए होते हैं, शुड बी ट्रीटेड विद प्रोफाइलैक्सिस। को ट्रीट करना चाहिए प्रोफाइलैक्सिस के लिए, ठीक है ना। तो ये बात रही आपकी TB की। उम्मीद आपको समझ में आया हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।